जैसे मेरे पास ये नाइट्रोजन है हमारी N2, जो कि इस प्रकार से मिलती है, ट्रिपल बॉन्ड में मिलते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो अब एंजाइम जो है, एंजाइम इस N2 सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बाइंड होगा, और ये एंजाइम जो है, मान लीजिए यहाँ पे एंजाइम बाइंड हो गया, और ये एंजाइम क्या कराएगा, ये एंजाइम रिडक्शन कराएगा। रिडक्शन में क्या होगा, दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, दो हाइड्रोजन ऐड होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगी, एक यहाँ ऐड होगी, जिसके कारण एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। फर्दर ये एंजाइम क्या करेगा, रिडक्शन कराएगा, और इस रिडक्शन से क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होंगी, हाइड्रोजन ऐड होंगी तो एक बॉन्ड फर्दर ब्रेक हो जाएगा, दो हाइड्रोजन ऐड होती जाएंगी। फिर आगे फर्दर रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन ऐड होंगी, तो मेरे पास ये 2NH3 आ जाएगा, और साथ में ये एंजाइम, फिर ये 2NH3 अलग हो जाएगा और एंजाइम मेरा अलग हो जाएगा, और ये एंजाइम फर्दर किसी न किसी दूसरी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमें NH3 मिल जाएगा, और ये नाइट्रोजन क्या होगी, फिक्स्ड नाइट्रोजन होगी अमोनिया के रूप में। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और लास्ट में फिर एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट्स अलग हो जाता है, और ये एंजाइम फर्दर किसी दूसरी रिएक्शन को करने के लिए तैयार रहेगा। अब हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कि कौन कौन से फैक्टर जो है एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्टर हैं जैसे पीएच है, टेम्परेचर है, और तीसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये तीनों चीजें जो हैं एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने का काम करती है। जैसे पीएच क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस। हमने पढ़ा है कि एक पीएच का स्केल होता है और उसमें इस प्रकार से 1 से 14 तक मार्किंग होगी, और साथ पे ये न्यूट्रल होगा, इधर वाले एसिड रहेंगे और इधर वाले क्या रहेंगे, बेस रहेंगे। फिर हम एक ग्राफ देखते हैं, हम एक ग्राफ देखेंगे एंजाइम एक्टिविटी का, एंजाइम एक्टिविटी का पीएच के साथ ग्राफ देखेंगे। भाई पीएच जब इंक्रीज होती है, ये मान लो मैंने इस प्रकार से 1 3 4 1 3 5 7 9 11 13 और ये 14, ये पीएच है। पीएच का हम इफेक्ट देख रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। तो पीएच आपने नीचे लेनी है और एंजाइम एक्टिविटी आपने यहाँ ऊपर लेनी है। जब एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, जब पीएच को हम इंक्रीज कर रहे हैं, भाई 0 से 1 लेके आ रहे हैं, 2 लेके आ रहे हैं, 3 लेके आ रहे हैं, 5 लेके आ रहे हैं, तो आपकी एक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब एक पॉइंट आ गया कि जब हम पीएच इंक्रीज कर रहे हैं, जब पीएच को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो उसके बाद क्या होगी, ये जो हमारा ग्राफ है ये नीचे की तरफ चला जाएगा कि एंजाइम एक्टिविटी फर्दर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पीएच होगी, मान लीजिए ये किसी न किसी एंजाइम के पीएच है और ये पीएच 6 है, तो ये जो एंजाइम है ये 6 पीएच पे सबसे ज़्यादा वर्क करेगा, और सबसे ज़्यादा वर्क करेगा तो इस पीएच को ऑप्टिमम पीएच बोलेंगे। कि भाई हर एक एंजाइम के सबसे ज़्यादा काम करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच की रिक्वायरमेंट होगी। बढ़ रहा है, जब पीएच रेंज आपकी बढ़ रही है ठीक है, लेकिन एक लेवल तक, मान लीजिए 6 से ऊपर अगर पीएच होगी तो वो एंजाइम मान लीजिए काम नहीं करेगा, उसकी एक्टिविटी क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी। तो हर एक एंजाइम्स की
एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए या हर एक एंजाइम के काम करने के लिए उसको नीड है एक ऑप्टिमम पीएच की। और ऑप्टिमम पीएच क्या होगी, जहां पर कोई भी एंजाइम क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। तो हमारे पास जो ग्राफ आया वो कैसा आया, एक बेल शेप्ड ग्राफ आया या बेल शेप्ड कर्व आया। फिर हम बात करेंगे ऐसे ही टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे। तो एक ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ टेम्परेचर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंजाइम एक्टिविटी। ऐसे ही जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं एक्टिविटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। लेकिन एक रेंज पे आने के बाद ये एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे कोई एंजाइम था जो इस रेंज पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहा था, तो ये उसके लिए ये जो टेम्परेचर रेंज है ये उस एंजाइम्स के लिए क्या रहेगी, ऑप्टिमम रहेगी। क्या रहेगी, ये जो रेंज है ये ऑप्टिमम रेंज रहेगी। तो हर एक एंजाइम्स को काम करने के लिए, हर एंजाइम्स को जो प्रॉपर काम करने के लिए क्या रहेगी, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम पीएच की जरूरत पड़ेगी। तो इसका ग्राफ भी कैसा आया, इसका ग्राफ भी आया बेल शेप्ड ग्राफ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेल शेप्ड ग्राफ में क्या खास चीज है। तो बेल शेप्ड ग्राफ में एक ऑप्टिमम पीएच और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर खास चीज है कि भाई एंजाइम को काम करने के लिए ऑप्टिमम तो पीएच चाहिए और ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। जब किसी एंजाइम्स को ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है तो उसकी एक्टिविटी क्या रहेगी, उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम रहेगी। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा गर्मियों में जो मिल्क होता है वो जल्दी से जल्दी खट्टा हो जाता है, दही के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में जो बैक्टीरिया के लिए जो एंजाइम है, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है और उसके एंजाइम जो है वो मैक्सिमम काम करते हैं जब टेम्परेचर 30 और 40 की रेंज में हो। तो उसको उस बैक्टीरिया के एंजाइम्स को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाता है और उस ऑप्टिमम टेम्परेचर की वजह से क्या है, वो जल्दी जो मिल्क है हमारा वो दही के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हर एक एंजाइम्स को एक ऑप्टिमम पीएच और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स होती है। अब हम बात करेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। कि भाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट हो सकता है। एक ग्राफ बनाते हैं, एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ऐसे ही बिल्कुल ये जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगी, भाई यहाँ एक कंसंट्रेशन बना लेते हैं कि 5, 10, 20 शोन इस प्रकार से। जब ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक टाइम पर आने के बाद ये जो एक्टिविटी है ये इस प्रकार से स्टेशनरी हो जाएगी। देखेंगे इसके पीछे रीजन। मान लीजिए मेरे पास 100 एंजाइम है और सबस्ट्रेट मेरे पास हैं 50, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। फिर मैं बात करता हूं, मेरे पास सबस्ट्रेट हैं 75, एक्टिविटी मैक्सिमम रहेगी। सबस्ट्रेट हैं 100, ये एक्टिविटी बिल्कुल मैक्सिमम रहेगी। अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास सबस्ट्रेट कितने आ गए, मेरे पास सबस्ट्रेट 150 आ गए, लेकिन मेरे पास एंजाइम कितने हैं, 100 ही हैं। तो ये 50 तो बचे रह जाएंगे। रिएक्शन कितने के साथ होगी, 100 के साथ होगी। तो ये जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं
तो क्या रहेगी हमारी एक्टिविटी, क्या रहेगी स्टेशनरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम्स की क्या पड़ जाएगी, कमी पड़ जाएगी। तो ये आपकी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी कि यहाँ पर जो एक्टिविटी है एंजाइम्स की वो रहेगी आपकी मैक्सिमम। तो इस प्रकार से एक स्टेशनरी या एस फेस या एस शेप्ड कर्व आया यहाँ पर। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एस शेप्ड कर्व कहाँ आता है, जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो ये थे कुछ फैक्टर जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंटली आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स को 6 क्लासेस के अंदर जो है डिफाइन किया गया है। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइसेज, आइसोमेरेज एंड लिगेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। मान लीजिए ये सबस्ट्रेट था और ये सबस्ट्रेट जो है ये रिडक्शन हो रही थी, और यहाँ पर भी एक सबस्ट्रेट है जो ऑक्सीडाइज हो रहा था। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, जो ये वाला सबस्ट्रेट है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये वाला सबस्ट्रेट क्या होगा, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो जो एंजाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस करते हैं दे आर कॉल्ड ऑक्सीडोरिडक्टेज। एंड ट्रांसफेरेज होते हैं जो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। जैसे ये एक फर्स्ट सबस्ट्रेट था, ये सेकंड सबस्ट्रेट था। अब ये ग्रुप जब ट्रांसफर हो जाएगा तो ट्रांसफर होने के बाद ये ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। जैसे देखेंगे जब ग्लूटामिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्रोसेस होती है जब एक अमीनो एसिड से जब दूसरे अमीनो एसिड बनते हैं तो वहाँ से क्या होगा, ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा। हाइड्रोलेज वो होते हैं जो पानी की मदद से H2O की मदद से बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करेंगे। हाइड्रोलेज का मतलब होता है तोड़ना। H2O की हेल्प से जो बॉन्ड को तोड़ने का काम करेंगे वो एंजाइम्स होते हैं आपके हाइड्रोलेज। जैसे ये एक मॉलिक्यूल्स है और H2O की वजह से ये हाइड्रोलेज हो गए, या माल्टेज नाम के एंजाइम की हेल्प से ये माल्टेज यहाँ पे जो है हाइड्रोलेज का काम कर रहा है और इसकी हेल्प से ये जो है ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका स्टार्च है या सुक्रोज मॉलिक्यूल है, ये आपका सुक्रोज मॉलिक्यूल है, ये इस माल्टेज की वजह से हाइड्रोलेज है, माल्टेज यहाँ पे हाइड्रोलेज को शो कर रहा है, इसकी वजह से ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे लाइसेज की। लाइसेज भी क्या करता है, बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, लेकिन हाइड्रोलिसिस से दूसरे मैकेनिज्म में, मतलब वाटर का यहाँ पर यूज नहीं होता। लाइसेज क्या करेगा, नो यूज ऑफ वाटर। लाइसेज जो है पानी का यूज नहीं करता है। जैसे हम ये रिएक्शन देख सकते हैं, जब हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलिसिस में देखेंगे हम जो ग्लूकोज 1,6-बिस्फोस्फेट है एल्डोलेज नाम के एंजाइम की वजह से 2 आइसोमर्स के अंदर कन्वर्ट होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटेन फोस्फेट और ग्लिसरल एल्डिहाइड फोस्फेट। ये दोनों के दोनों कंपाउंड एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये दोनों सेम है बिल्कुल। तो लाइसेज क्या करता है, बिना पानी के ही बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करता है। आइसोमेरेज क्या करेंगे, जैसे मैं बात करता हूं कि मेरे पास है ग्लूकोज 6-फोस्फेट और ग्लूकोज का सेम बिल्कुल आइसोमर्स क्या होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उन्हें आइसोमर्स बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जब आइसोमेरेज एंजाइम काम करेगा तो ये बिल्कुल इसका आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ग्लूकोज 6-फोस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6-फोस्फेट के अंदर। जो एंजाइम आइसोमर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उन्हें बोलते हैं आइसोमेरेज। और लाइगेज जो है चिपकाने का काम करता है। जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे हाइड्रोलेज पानी की हेल्प से जो है बॉन्ड ब्रेक करने का काम करता है और लाइसेज बिना पानी के बॉन्ड ब्रेक करने का काम करता है। और आइसोमेरेज जो है
आइसोमरेज उसको आइसोमर्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे लाइगेज। लाइगेज बॉन्ड को चिपकाने का काम करता है। जैसे पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके और एनर्जी की वजह से पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये पायरुवेट में CO2 ऐड करा करके इसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो आपका C4 कंपाउंड है, उसके अंदर 4 कार्बन है और ADP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये CO2 को और पायरुविक एसिड को जोड़ करके कार्बोक्सिलेशन कराएगा, जिसकी हेल्प से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो ये था हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, इसको आप नोट कर लीजिए।